नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार आपका अपने YouTube चैनल A3 एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अवकाश ज्ञान चैप्टर की थ्योरी के बारे में बात की थी और उसके सवालों के बारे में भी बात कर चुके थे। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अंश पूंजी लेखे के बारे में, और न सिर्फ अंश पूंजी के लेखे वर्ण ऋण पत्र संबंधी लेखे, इन दोनों चैप्टरों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इनको मिक्स के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। मिक्स के रूप का मतलब मैं बताता चलूंगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर से बेटा आपका 25 नंबर का आना है। एक बहुत बड़ा नंबर है जो आपका जाकर के 2 चैप्टर कवर करता है, जिसमें से अंश पूंजी के लेखे और ऋण पत्र संबंधी लेखे। देखो, अगर बात की जाए तो इसमें कैसे सवाल पूछे जाएंगे, कैसी थ्योरी आएगी, इन सारी चीजों के बारे में भी आज हम लोग पहले चर्चा करेंगे। फिर क्या क्या हमको पढ़ना है, इनके बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। तो ध्यान से आप लोग पहले चीजें समझिएगा। देखो, जब से ऋण पत्रों का शोधन वाला कॉन्सेप्ट हटा है ऋण पत्र वाले चैप्टर से, तब से अंश पूंजी लेखे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्योंकि अब तक ये तो कहा गया है कि इन दोनों को चैप्टर से मिलाकर के 25 नंबर से आएगा, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि अंश पूंजी से कितने नंबर का आएगा और ऋण पत्र से कितने नंबर का आएगा। देखो, जब ऋण पत्रों का शोधन वाला कॉन्सेप्ट था तो सिंपल सी बात है, हम लोग हमेशा जब पढ़ाया करते थे तो यही बोलते थे कि ऋण पत्र वाला भी आधे आधे और अंश पूंजी वाला भी आधे आधे। हालांकि अभी भी आपको पढ़ना उसी तरीके से है। अब तो शुक्र मनाइए, आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया है। बेनिफिट आपको यह मिल गया है कि ऋण पत्र का शोधन जो थोड़ा सा कठिन कॉन्सेप्ट था उसको हटा दिया गया है। यानी कि ऋण पत्र के बेटा अब जितने भी सवाल हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, जो भी बचे हुए हैं, और वो बहुत ही सरल हैं, वो बहुत ही बेटा सरल हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। आज हम लोग बेसिकली इन दोनों चैप्टरों की जितनी भी थ्योरी आपको पढ़ना है मैं उनके बारे में यहाँ पे लिख देता हूं, और जो जो सवाल आप लोगों को रिवीजन करना है उनके बारे में भी लिख लेता हूं। बेटा, हमारी 22 तारीख से नए सिरे से क्लास चालू होगी, यानी कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण चैप्टर से। एक्चुअली क्लास मुझे संडे से ही चालू करना था, लेकिन जैसे कि आप सबको पता है घर में फंक्शन है, भागवत है, और पिछले संडे को बैठकी हुई थी और इस संडे को समापन होगा, और 21 तारीख यानी सोमवार को भंडारा है, गांव पे है। तो ऑब्वियस सी बात है हमें संडे को ही निकलना पड़ेगा। सर, आप भागवत नहीं सुनते हैं? नहीं बेटा, भागवत सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली भागवत नहीं कहा गया है कि कर्म पहले है फिर धर्म है। ठीक है, तो पहले मेरा कर्म है कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, क्लास दूं, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है। फिर मेरा कर्म भी है, धर्म भी है, तो फिर धर्म के काम में एक दिन का नुकसान जरूर आप लोगों का करूंगा मंडे को। हालांकि कोशिश करूंगा संडे को पढ़ा करके जाऊं। ठीक है, निकल जाऊंगा मैं अपना। तो सोमवार को क्लास जरूर ऑफ रहेंगी सारी, और बाकी मंडे से आकर के ट्यूसडे, मंगलवार से आकर के हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से। ठीक है बेटा, मंगलवार से नई क्लास चालू होंगी वित्तीय विवरणों का विश्लेषण की। तो 2-3 दिन अभी आप लोग 6-7 चैप्टर को समझो, यानी कि अंश पूंजी के लेखे और ऋण पत्र संबंधी लेखे चैप्टर को समझिए। जो भी आपका कंफ्यूजन है उसको दूर किया जाएगा। कल भी क्लास लगेगी, शुक्रवार को भी, शनिवार को भी और रविवार को भी, यानी 3 दिन हम लोग केवल और केवल बात करेंगे अंश पूंजी और ऋण पत्र संबंधी लेखे के बारे में। तो इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ने का प्रयास करोगे बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। ठीक है, चलो अगर बात की जाए कौन कौन से क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। इंक ज्यादा डाल दी थी क्या? कोई बात नहीं, क्वेश्चन कौन कौन से इनको पहले समझो। ठीक है, मोबाइल यहीं पे रखा है क्या मेरा? ठीक है, 1 सेकंड बेटा ना, वेट करना। ठीक, हाँ उसको बंद कर दो। सबसे पहले मैं थ्योरी की बात कर लेता हूं। देखो, हम लोग साथ में बात करेंगे बेटा अंश पूंजी लेखे, अंश पूंजी लेखे, अंश पूंजी लेखे और ऋण पत्र संबंधी लेखे, और ऋण पत्र संबंधी लेखे। इन दोनों चैप्टरों को अपन साथ में लेके रिवीजन करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इन दोनों चैप्टरों से आपको मोस्टली क्या पढ़ना है। पहले तो मैं थ्योरी के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, सबसे आप लोगों को पढ़ना है कंपनी से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। कंपनी से आप क्या समझते हैं, कंपनी से आप क्या समझते हैं, विशेषताएं बताइए, विशेषताएं बताइए। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन है बेटा, कंपनी के प्रकारों को समझाइए। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कंपनी के प्रकार से नहीं आएगा, कंपनी का कोई एक प्रकार 2 नंबर में आपसे 3 नंबर में पूछ लेंगे, इसको समझाइए। कंपनी के प्रकारों को समझाइए, कंपनी के प्रकारों को समझाइए, कंपनी के प्रकारों को समझाइए। जैसे पब्लिक कंपनी क्या होती है, सार्वजनिक कंपनी क्या होती है, निजी कंपनी क्या होती है ना। तो राजनियम द्वारा निर्मित कंपनियां क्या होती हैं, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेटा फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंशों से आप क्या समझते हैं, अंशों की विशेषताओं को समझाइए। अंशों से आप क्या समझते हैं, अंशों से आप क्या समझते हैं, अंशों से आप क्या समझते हैं, अंशों की विशेषताएं बताइए, अंशों की विशेषताएं बताइए। अंशों से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। बेटा अंशों से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंशों के प्रकारों को समझाइए, अंशों के प्रकारों को समझाइए, अंशों के प्रकारों को समझाइए। वास्तव में ये क्वेश्चन ऐसे लिख के ना आएगा, अंशों के प्रकारों को समझाइए। ये क्वेश्चन जो रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि अंशों के जो प्रकार है यानी समता अंश, तो समता अंश से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। समता अंश से आप क्या समझते हैं, समता अंश से आप क्या समझते हैं, विशेषता बताओ, विशेषता बताओ। समता अंश से आप क्या समझते हो, विशेषता बताओ। आपको क्वेश्चन ये भी आएगा, पूर्वाधिकार अंशों से आप क्या समझते हो, विशेषताएं बताओ। पूर्वाधिकार अंश से आप क्या समझते हो, आप क्या समझते हो, पूर्वाधिकार अंशों से आप क्या समझते हो, इसकी विशेषताएं बताओ, इसकी विशेषताएं बताओ। ठीक बेटा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों को समझाओ, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों को समझाइए, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों को समझाइए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समता अधिकार एवं पूर्वाधिकार अंशों में अंतर बताइए। समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर बताओ, अंतर बताओ। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों को समझाइए, समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश एवं स्कंद में अंतर बताओ। अंश एवं स्कंद, या स्कंद की जगह आपको स्टॉक भी लिखा मिल सकता है, स्टॉक में अंतर बताओ। ठीक है, अंतर बताओ। नेक्स्ट आपको मिलेगा, अल्प अभिधान से आप क्या समझते हैं। अल्प अभिधान, बेटा अल्प अभिधान की जगह न्यून अभिधान भी मिल सकता है, अल्प अभिधान की जगह न्यून अभिधान भी मिल सकता है, दोनों का मतलब एक होता है। अल्प अभिधान से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अति अभिधान से आप क्या समझते हैं। अति अभिधान या अधिक अभिधान, ये भी पूछ सकता है। अधिक अभिधान से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं। ठीक है बेटा, अति अभिधान से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों के निर्गमन के समय की जाने वाली प्रविष्टियों को समझाइए। अंशों के निर्गमन के समय
की जाने वाली प्रविष्टियों को समझाइए। की जाने वाली प्रविष्टि को समझाओ, को समझाओ। नेक्स्ट आएगा, अंशों के प्रीमियम के निर्गमन से आप क्या समझते हैं? अंशों के प्रीमियम के निर्गमन से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, अदत्त याचना या इसी का दूसरा नाम है बकाया याचना। बेटा ये जो दूसरा नाम लिख रहा हूं ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाता है, न्यून विधान से आप क्या समझते हो। ठीक है, इसको याद रखना। तो अदत्त याचना कहो या बकाया याचना कहो, से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आगे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नीचे दिख रहा है, इसके नीचे दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, दिखेगा, हाँ दिखेगा। अदत्त याचना से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम याचना से आप क्या समझते हैं? अग्रिम याचना से आप क्या समझते हैं? अग्रिम याचना से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अग्रिम याचना से आप क्या समझते हैं? ठीक है, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, यहां पे लिख देता हूं, इसके नीचे नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 16, अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं? अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन, अंशों के हरण की विधि को बताओ। अंशों के हरण की प्रक्रिया को समझाओ, प्रक्रिया को समझाओ। अच्छा, प्रक्रिया की जगह विधि भी आ सकता है, विधि शब्द भी आ सकता है। बेटा प्रक्रिया की जगह विधि भी आ सकता है, तो इसको डाउट में मत आना। ठीक है, प्रक्रिया की जगह विधि भी आ सकता है। प्रक्रिया को समझाओ या विधि को समझाओ, ये एक ही बात है। ठीक है, यहां तक तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रक्रिया को समझाइए। एक अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18, अंशों के हरण एवं समर्पण को समझाइए। अंशों के हरण एवं समर्पण से आप क्या समझते हैं? इसमें अंतर बताइए। से आप क्या समझते हैं, अंतर बताओ, अंतर बताओ। ये तो बात रही बेटा इस चैप्टर के पूरे थ्योरी की, ये तो बेटा बात रही इस चैप्टर की, यानी कि मैंने केवल अभी अंश पूंजी लेके चैप्टर की पूरी थ्योरी यहां पे बोर्ड में आपको लिखी हुई है। सर ये कुछ ज्यादा ही थ्योरी है। बेटा ज्यादा थ्योरी है तो ज्यादा नंबर भी तो दे रहा है यार। अगर ज्यादा थ्योरी है तो ज्यादा नंबर भी तो दे रहा है। बेटा ये 18 थ्योरी आपको पूरी A to Z याद करनी होगी, चाहे रट्टा मारो चाहे समझो, जो करो आपके हाथ में। मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि अगर वाकई में आपको इस चैप्टर से पूरे नंबर चाहिए, जो कि 16-17 नंबर आपका कवर करेगा, ये 15-16 नंबर फिर भी ये कवर करेगा ये चैप्टर आपका, और 8 से 10 नंबर आपका कवर करेगा बेटा ऋणपत्र लेखे। तो अगर आपको वाकई में इसकी पूरी थ्योरी आपको करना है तो पूरा इतना ही आपको याद करना पड़ेगा, एक भी आप छोड़ नहीं सकते हो। पहली बात तो ये समझ लो। देखो एक चीज कंफर्म है, अगर इस बात की बात की जाए तो इतनी सारी थ्योरियों में से 3 से 4 थ्योरी आपकी एग्जाम के पेपर पे मिलेगी। इन्हीं में से, इन 18 में से 4 थ्योरी आपको मिलेगी। इनमें से कोई थ्योरी ये भी है जो आपको 4 नंबर पे मिलेगी, कोई थ्योरी आपको 3 नंबर में भी मिलेगी। तो इन्हीं थ्योरियों में से 4 थ्योरी आपको मिलेगी। इन 18 पढ़ोगे तो 4 बनेगा। लेकिन केवल बात ये 4 से होगी नहीं बेटा, ये 4 से कुछ बात होगी नहीं, यहां से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव भी आपका इन्हीं थ्योरियों से कवर होगा, वो सवाल से कवर नहीं होगा। 4 से 5 ऑब्जेक्टिव भी
कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है, अगर यहां से कोई एक थ्योरी आ गई तो फिर ऑब्जेक्टिव वो यहां से कोई डालेगा, अगर यहां से 4 के नंबर की थ्योरी दे दी तो ऑब्जेक्टिव यहां से डालेगा। कुल मिलाकर कहने की बात बेटा सिंपल सी एक है, आपको 1 नंबर से लेके और आपको 18 नंबर तक A to Z पूरी थ्योरी पढ़ना पड़ेगा अगर आपको पूरे मार्क्स इस चैप्टर में आपको लाने हैं तो। और इस चैप्टर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये बात सही है कि इसी चैप्टर से आपकी किताब में 3 से 4 सवाल भी मिलेंगे, यानी आप जब बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जाओगे तो इसी चैप्टर से 3-4 सवाल भी आपको मिलेंगे, 3-4 सवाल भी आपको मिलेंगे, जिसमें से एक सवाल तो 3 नंबर का रहेगा, बाकी 2 सवाल आपको 4 से 5 नंबर को देखने को मिल सकते हैं। मोस्टली 4 नंबर के 2 आपको मिल सकते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? मैं जितना समझा रहा हूं एक्यूरेट आप इतना समझते जाओ, बात समझ में आ रही है, इतना याद रखना। इस चैप्टर से मतलब बड़े बड़े सवाल भी मिलेंगे। अब आपको मैं आज बताऊंगा कि कौन कौन से सवाल बड़े हैं जिनको अपन को पढ़ना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सारे सवाल आपको पढ़ना है, मैं सारा ही आपको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन मैं उन बच्चों की आंखें खोलना चाहता हूं जो बच्चे सवाल के ज्यादा भक्त हैं और थ्योरी को कवर नहीं कर रहे होंगे इस चैप्टर की। देखो बेटा एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरिट में आना है और आपको बहुत अच्छे से नंबर लाना है तो ये 18 थ्योरी की 18 याद होनी चाहिए। कोई एक थ्योरी भी अगर आपने छोड़ दी तो आप यहां से बाहर हो गए 3 से 4 थ्योरी से। मान लो कुछ बच्चे बोले कि सर अंशोकरण और समर्पण हमें अच्छे से नहीं बनता, हमने नहीं पढ़ा। इसके अथवे में सवाल आ गया अंशों के हरण का पुनर्निर्गमन का सवाल आ गया। बेटा आपसे अंशोकरण का पुनर्निर्गमन नहीं बनेगा क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं, मैं उसको रिवीजन करवाऊंगा। मैं अभी से बता दे रहा हूं, मैं फालतू का जबरदस्ती की चीज नहीं पढ़ाऊंगा जहां 1% चांस भी ना हो। तो वो आ गया, मान लो सवाल बना नहीं, ये थ्योरी आपने पढ़ी नहीं, तो एक सवाल है एक थ्योरी तो यहां से पहले ही गायब हो गई आपकी, सिंपल सी बात है। मान लो दूसरा आपकी थ्योरी आ गई, इसमें से ही आपकी दूसरी थ्योरी आ गई, अंशों के हरण की प्रक्रिया को समझाइए। अथवे में मान लो अंशों के हरण का सवाल आ गया, बट्टा वाला आ गया और अनफॉर्चुनेटली आपसे बट्टे का सवाल बना नहीं, थ्योरी आपने याद नहीं की, तो 2 थ्योरी तो यहां से पहले ही गायब हो गई। एक थ्योरी इनमें से कोई भी आ जाएगी। मान लो आपने ये सारा याद किया हुआ है, अंशों का अंश एवं स्कंद में अंतर अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, तो यही थ्योरी आ गई और इसके अथवे में एक सवाल आ गया तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि इस चैप्टर की 18 की 18 थ्योरियां बहुत इंपॉर्टेंट है और 18 की 18 थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मैं एक बार ब्रीफ में पूरी थ्योरी रिवीजन करवाऊंगा। ब्रीफ का मतलब आप समझ रहे हो कि बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, ताकि चीजें आपको हमेशा याद रहें कि आखिर ये हैं क्या। मैं ये 18 की 18 थ्योरी स्पीड पे ले जाकर के खत्म करूंगा। पहले तो मैं सारा कॉन्सेप्ट बता दूं कि हमें पढ़ना क्या है और आपके एग्जाम के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी बच्चा अगर मेरे से बोले कि सर 3 से 4 थ्योरी आपको चूज करना है तो कौन सी करेंगे, मैं कोई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बेटा ये 18 की 18 थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें एक भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं आपसे बोल दूं कि बेटा ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो और ये पढ़ लो, मैं कभी भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि बेटा ये सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट है और कभी ना कभी ये सारी थ्योरी पूछी भी गई हैं अलग अलग। किसी साल 2-2-3 पूछ लिया, किसी साल वो 3-4 पूछ लिया। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है बेटा, मैं आशा करता हूं कि सारी थ्योरी आपने, यदि मेरी नोट्स से आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। सर ये लिखने की जरूरत क्या थी, ये सारी थ्योरी तो आपकी नोट्स में भी है। मैं बेटा समझ सकता हूं नोट्स में तो हर चीज है, पर मेन बात क्या है कि बच्चा किन चीजों को पढ़ता है, किन चीजों को छोड़ता है, ये इसको पता होना चाहिए। और खासकर अब की स्टेज में कि इनको पढ़ना है, इनको छोड़ना है, इनको पढ़ना और इनको छोड़ना है, ये चीज अब आपको पता होना चाहिए। और जो लोग मेरी नोट्स से नहीं पढ़ रहे, किसी गाइड या बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप इतना याद रख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये 18 थ्योरी आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। बेटा अगर आपको बहुत अच्छे नंबर अकाउंट में चाहना है या चाहिए आपको, जो कि हम बिल्कुल चाहिए, तो बेटा आपको ये मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि बेटा एक चीज याद रखना, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, लेकिन बेटा जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। और आप में वो क्षमता है कि आप इतिहास बदल सकते हैं। तो यही वो मौका है जब सब कुछ त्याग करके और ईमानदारी से मेहनत करके, पढ़ाई करके इन सारी चीजों को बेटा आप अपने कवर करो। बेटा इन सारी चीजों को आप अपने कवर करो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें बेटा याद आ रही होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, समझ में आ रहा है, ठीक है। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में उड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे हैं, मैं समझ सकता हूं, जिनको अभी थोड़ा सा ये होगा कि सर हमसे तो इस चैप्टर के सारे सवाल आते हैं, तो थ्योरी में इतना फोकस करने की क्या आवश्यकता है। बेटा आपको थ्योरी में फोकस करने की बहुत आवश्यकता है अगर वाकई में आपको पूरे अच्छे नंबर लाने हैं। क्योंकि एक तो आपके 2 नंबर और 3 नंबर के जो थ्योरी हैं वो यहां से पूरी अच्छे से कवर होंगी, जहां पे सवाल के मैटर कम रहेगा, और जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो ये पूरी थ्योरी कवर करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है,
जो आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे वो ये थ्योरी बहुत कवर करेंगी, इतना आप याद रखिएगा। इसलिए एक एक थ्योरी को बहुत डिटेल से पढ़ना, सारी चीज मैं आपको बता दिया हूं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर इनमें से 4-5 मोस्ट बता दो, हम वही पढ़ के चले जाएंगे। बेटा हो सकता है आपका कोई टीचर इनमें से 4-5 मोस्ट बता दिया हो, ये भी हो सकता है कि उसने जो 4-5 मोस्ट बताए हो आपको मेन एग्जाम में मिल भी जाए। लेकिन बेटा यदि नहीं मिलेंगे तो वो टीचर ये कह के तो बच जाएगा कि इस बार का पेपर पता नहीं कैसे आया था, थोड़ा सा कठिन आया था, इसलिए वो चारों थ्योरी नहीं फंसी, वरना हर बार यही आता था। तो फिर समस्या क्या है, वो तो कह के निकल ले, लेकिन आपकी बेटा बैंड बज जाएगी। ठीक है, आपकी बैंड बज जाएगी। तो मैं ऐसा कदापि नहीं कहने वाला हूं कि ये मोस्ट है। मैंने आपसे क्या कहा कि जितना मैं पढ़ा दिया और जो ये थ्योरी मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैंने समझाई है तो भी मोस्ट है, नहीं समझाई है तो भी मोस्ट है। वैसे तो मैं 99.9% मुझे पता है कि जितना मैंने लिखा है मैंने सारा समझाया हुआ है। फिर भी कभी कभी हो जाता है कि एक आध थ्योरी मैंने ना समझाई हो, तो अभी रिवीजन करते समय अब बताना तो मैं उसको रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है बेटा, चलो। हाँ बेटा, 22 तारीख मैंने बताया ना कि मंगलवार से हम लोग नए सेशन को शुरू करेंगे, मंगलवार से। ठीक है, सेशन एक्चुअली संडे को ही चालू करना था, लेकिन चूंकि 21 तारीख को घर पे भंडारा है, दैट्स वाइज हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं नहीं चाहता कि एक दिन चालू करें फिर एक दिन का गैप करें, क्योंकि वहां पे फिर कंटिन्यू क्लास चलेगी। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण जब से अकाउंट चालू होगी तो वो अकाउंट की क्लास कंपलसरी रहेगी, वहां कोई मिस्टेक्स नहीं होगी। ठीक है, भले अगर किसी दिन इंग्लिश की होती है तो इकोनॉमिक्स की ड्रॉप करना पड़े, लेकिन जब वो अकाउंट की चालू होगी तो वो बेटा कंटिन्यू चलेगी जब तक खत्म नहीं होगी। तो ये बात कन्फर्म है। भले दिन में एक ही क्लास हो पाए, अगर इंग्लिश की भी नहीं हो पा रही है, लेकिन अकाउंट की कंटिन्यू चलेगी जब से 22 तारीख से हम लोग चालू करेंगे। तो उसको वित्तीय विवरणों का विश्लेषण जहां से मैंने छोड़ा हुआ। तो बेटा ये तो बात रही सवालों की, थ्योरी की, सॉरी। अब अंशों के सवालों की अगर बात की जाए तो आखिरकार काफी सारे बच्चों के मन में आता है कि सर कौन कौन से सवाल लगा लेना चाहिए। देखो, एक तो आप बात याद रखना, अलग अलग टाइप है, मैं उन टाइपों में बता रहा हूं। एक तो अंशों का जो सम मूल्य पर निर्गमन है, सबसे पहले तो आप इसी को लगा लेना। काफी बार बहुत सारे बच्चे इसको सरल मान के चलते हैं और वास्तव में यही आता है। तो अंशों का जो सम मूल्य पर निर्गमन है उसके सवाल आप लोग जरूर लगा लीजिएगा, उसके सवाल आप लोग जरूर लगा दीजिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन के जितने भी सवाल है बेटा वो सारे लगा देना। प्रीमियम पर निर्गमन के बेटा जितने भी सवाल हैं वो बेटा आप सारे लगा लेना। ठीक है, अगर बात की जाए बेटा नेक्स्ट की बात की जाए बेटा इसमें, तो जितने भी सवाल अल्प अभिधान के हैं वो भी आप सारे लगा देना। अल्प अभिधान के जितने भी सवाल हैं वो भी आप लगा देना। ना सिर्फ बेटा अल्प अभिधान के वरन अति अभिधान के भी बेटा जितने सवाल हैं वो भी आप लगा देना। अति अभिधान के भी सारे सवाल आप लगा देना। अदत्त याचना मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर लगाना। अदत्त याचना भी आपको लगाना पड़ेगा। अग्रिम याचना आपको लगाने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं। 1-2 सवाल हैं अग्रिम याचना की आपकी उदाहरण से लेकर सवाल तक में, उनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 99 ने बेटा 101% उसका सवाल आपको नहीं आएगा, तो आपको अग्रिम याचना यहां पर नहीं पढ़ना। ठीक है, आपको अग्रिम याचना का सवाल बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। लेकिन बेटा एक चीज याद रखना है इसमें, जो रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन, इसके सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है और जरूर लगा लेना। चाहे वो प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट आए इसमें और चाहे वो गैर प्रीमियम वाला है। बट्टा नहीं पूछेगा यहां पे, बट्टा नहीं पूछेगा ये कंफर्म है, लेकिन इससे रिलेटेड अगले चैप्टर में बट्टा पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको याद रखना। अंशों के हरण के सवाल जरूर लगा लेना, अंशों के हरण के सवाल जरूर लगाना है। और अंशों के हरण में अंशों का प्रीमियम पर हरण का भी लगा लेना है, अंशों का प्रीमियम का हरण भी लगा लेना। अंशों के प्रीमियम पर हरण, अंशों के प्रीमियम पर हरण। वैसे तो एक सवाल अंशों के हरण का पुनर्निर्गमन का जरूर आएगा, अंशों के हरण का पुनर्निर्गमन का जरूर आएगा, 101% चांस है कि ये आएगा, लेकिन आपको नहीं करना है। वैसे कई बार ऐसा मर्तबा है कि नहीं पूछा गया अंशों का पुनर्निर्गमन, क्योंकि इसमें समस्या यह है कि इसमें प्रीमियम पर भी अंशों पर निर्गमन होगा, इसमें बट्टे पर भी नहीं होता है, ये बात अलग है। लेकिन प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन होगा, सममूल्य पर भी होगा, और अल्प अदत्त, ये सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं और बहुत तकलीफ देगा आपको, इसलिए मैंने इसको नहीं पढ़ाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, अगर इसको पढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस फिर यहां कंफ्यूजन आ जाएगा। और ये सियोरिटी है कि ये तो आएगा, इसमें सियोरिटी कम है।
इसमें सिक्योरिटी क्या है, इसमें सिक्योरिटी कंफर्म है कि ये जरूर आएगा, इसको आप याद रखना बेटा, ठीक है। तो इनमें से आपका 3 से 4 सवाल आएगा, जिसमें बेटा एक सवाल तो ये रखा हुआ यहां से आएगा, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल। अच्छा एक चीज लिखा नहीं, एक मुश्त वाला, एक मुश्त का सवाल भी आएगा कंफर्म है, एक मुश्त वाला एक सवाल ये भी आएगा। तो 4 में से 2 तो ये कंफर्म है, यहां से आएंगे। अब 2 में से एक, या तो इनमें से 3 में से कोई एक सवाल आ जाएगा, 3। हाँ ये कंफर्म, अगर हरण का सवाल आ गया ना तो समझ लो पुनर्निर्गमन का सवाल कभी नहीं आने वाला, ये बात कंफर्म है, श्योर है 101%। और एक सवाल आपके यहां में से कोई एक आने वाला है। मैं आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें यहां पे समझ में आ रही होंगी। सर वाकई में क्या ऐसी ही चीजें आती हैं बेटा? ये अनुभव बोल रहा है, ये एनालिसिस बोल रहा है, और ये इतने सालों का तजुर्बा बोल रहा है, जो बेटा झूठ नहीं बोल रहा है, जो बेटा झूठ नहीं बोल रहा। ईमानदारी वाली बात तो ये है कि बेटा अगर मैं लास्ट टाइम पे भी चीजें आपको बता दूंगा कि आप अकाउंट में, मैं अकाउंट की बात कर रहा हूं, मैं केवल अकाउंट की बात कर रहा हूं, हालांकि आपको मैं स्टडी के भी पूरे सवाल, पूरी थ्योरी बता दूंगा, उन्हीं को आपको स्टडी में भी पढ़ना है, ठीक है। जल्दी, कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, जल्दी बेटा हो सकेगा तो इस बार संडे को क्लास लेकर के मैं स्टडी की पूरी थ्योरी आपको बता दूंगा, ठीक है। पूरी थ्योरी जो आपको पढ़ना है, और A to Z, उसके अलावा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा सिंपल सी बात है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। अब आप यू हैव डिसाइडेड क्या करना है आपको, इसमें कैसे सवाल आपको पकड़ना है, ठीक है। बहुत ही सरल सा है, बहुत ही सिंपल सा है, और आसानी से इसको कवर किया जा सकता है। थोड़ी सी मेहनत करके इन सारे टॉपिकों को कंप्लीट किया जा सकता है। कुछ नहीं यार, सम मूल्य पर निर्गमन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। प्रीमियम में हमको पता है कि प्रीमियम हमेशा क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है। प्रीमियम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, और अगर नहीं दिया तो बट्टे पर ही होगा। अल्पाविधान के बारे में हमें पता है, जितना कम से कम पैसा मिलता है उसी से गुणा कर देते हैं। अति विधान में हमको पता है कि अतिरिक्त पैसे को या तो वापस कर दिया जाएगा बैंक के साथ, या तो अतिरिक्त राशि को आवंटन के साथ प्रयोग कर लिया जाएगा। यदि वापस कर लिया जाता था तो दूसरी वाली एंट्री, यानी कि जो पैसा ट्रांसफर करने वाला होता तो वहां पे टू बैंक करके या तो वापस कर देते थे, या तो अलॉटमेंट के साथ टू शेयर अलॉटमेंट कर देते थे। जब अलॉटमेंट में एडजस्ट करते थे, जब अलॉटमेंट का पैसा मिलता था तो वो रकम घट के मिलती थी, यह विधान। अदत्यासना के बारे में हमने पढ़ा था, कालसीन एरियर के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था कि कालसीन एरियर वह रकम होती है जो नहीं प्राप्त होती है और जो हमेशा डेबिट होती है, क्योंकि एक प्रकार की यह संस्था की क्या होती है, हानि होती है। अदत्याचना कालसीन एरियर, इसमें मैंने आपको बताया भी था कि कितने % की दर से कंपनी ब्याज ले सकती है, सारी चीज आपको बताया गया है। और रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन बताया गया है कि 2-3 एंट्रियां होती हैं, जैसे कि एक मशीन खरीदने की, मशीन का भुगतान करने की। मशीन का भुगतान या तो अंशों पर प्रीमियम पर किया जा रहा होगा या तो सम मूल्य पर। अगर प्रीमियम पर किया जा रहा है तो जोड़ करके उसको फिर डिवाइड करके अंश निकाल लेना, अंश का गुणा कर देना है प्रीमियम की राशि पर भी और नगद राशि पर भी। अंशों के हरण के सवालों के बारे में भी हम लोग विस्तार से बेटा चर्चा कर चुके हैं कि हरण के सवाल में क्या होता है। हरण के सवाल में क्या होता है कि आपको पता करना होता है कि सबसे पहले तो कितने अंश मांगे गए हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट, जो पैसा नहीं मिला उसको डेबिट करिए, उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और लास्ट में टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये कहानी वहां पे समाप्त कर देनी है। शेयर फॉर फ्यूचर में वो रकम आती थी जो अब तक प्राप्त हो गई, यानी अगर एप्लीकेशन बस का पैसा प्राप्त हो तो एप्लीकेशन बस का। यहां पे तकलीफ आती है आप सबको प्रीमियम के सवालों में, मुझे पता है जब अंशों का हरण प्रीमियम पर होता है तो तकलीफ आती है। हालांकि आप परेशान मत होइए, आपकी इन्हीं तकलीफों के लिए तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और क्या घास छीलने के लिए थोड़ी यहाँ पे बैठे हैं, आपकी तकलीफों के लिए बैठे हुए हैं। तो मेरा मोटिव रिविजन करते समय स्पेशली कॉन्सेप्टों में रहेगा। अंशों के हरण का अंशों के हरण को प्रीमियम पर हरण, हालांकि मैं इसको भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को रिवीजन करते समय, लेकिन अंशों के हरण का प्रीमियम पर हरण और रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन और प्रीमियम पर निर्गमन और अदत्त याचना आदि अभिधान, क्योंकि बाकी चीजें तो आपसे सारी बन भी रही हैं। हालांकि 1-2 सवाल हम सारी चीजों को ले लेंगे और कवर कर लेंगे, लेकिन आपको क्या पढ़ना है ये आप समझ पा रहे हो। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। लेकिन देखिए, पढ़ सब रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ना है ये बहुत जरूरी है। पढ़ सब रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ना है ये आपको जानना बेहद जरूरी है, और कैसे पढ़ना ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव भी निकल के आएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 6 चैप्टर की यानी अंश पूछी, हो सकता है आप में 7 चैप्टर में अंश पूंजी हो, या जो बाहर बोर्ड वाले बच्चों उनके में 10 चैप्टर में, मैटर नहीं करता। मैं बात अंश पूंजी चैप्टर की कर रहा हूं, और जब मैं बात बेटा अंश पूंजी चैप्टर की कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं अंश पूंजी चैप्टर की ही बात कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी चैप्टर में हो। तो आपको ये सारी चीजें बेटा बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। एक बार मैं सारी रिवीजन करूंगा बेटा, परेशान क्यों हो रहे। मैंने क्या बताया कि आज हम लोग अंश पूंजी और ऋणपत्र संबंधी लेके की सारी थ्योरी और सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। कल से हम लोग पहले पूरी थ्योरी एक तरफ से पढ़ लेंगे और फिर हम लोग सवालों के बारे में कर लेंगे। शुक्रवार, शनिवार, रविवार तक क्लास रहेगी।
सोमवार को क्लास ऑफ रहेगी और मंगलवार से पुराना से कोई नाता नहीं रहेगा बेटा। मतलब कि कंपनी का वित्तीय विवरण से फिर रिवीजन होगा, लेकिन कहानी स्टार्ट होगी वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। तो बेटा तैयार रहिएगा, मंगलवार से हम लोग वित्तीय विवरणों का विश्लेषण का पहला लेक्चर लेकर आएंगे, जो कि आप सब लोगों के लिए नया होगा। किसी ने भी अभी तक उन चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां से 4 नंबर का एक सवाल और एक थ्योरी 101% आएगी, ठीक है, और 1-2 नंबर का भी वहां पे थ्योरी आएगी, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर वो भी है। चलिए यहां तक की कहानी तो आप सब लोगों को पता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है बेटा। चलो इसको भी मिटा देते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा ऋण पत्रों के निर्गमन की, यानी ऋण पत्र संबंधी लेखे की, ठीक है। ऋण पत्र संबंधी लेखे की, देखिए वैसे तो ऋण पत्र संबंधी लेखे में पहले बहुत सी थ्योरियां थी, वैसे तो ऋण पत्र संबंधी लेखे में पहले बहुत सी थ्योरियां थी, लेकिन जब से ये शोधन वाला कॉन्सेप्ट हटा है ना बेटा, जब से बेटा ये शोधन वाला कॉन्सेप्ट हटा है, तो ऋण पत्रों के लेखे के बहुत सारी थ्योरियां यहाँ पे खत्म कर दी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऋण पत्र संबंधी लेखे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। ऋण पत्र संबंधी लेखे की, ऋण पत्र संबंधी लेखे, ऋण पत्र संबंधी लेखे, ठीक है बेटा। ऋण पत्र संबंधी लेखे, पहला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, ऋण पत्रों से आप क्या समझते हैं, ऋण पत्रों से आप क्या समझते हैं, ऋण पत्रों से आप क्या समझते हैं, विशेषताएं बताइए, विशेषताएं बताइए। ऋण पत्रों से आप क्या समझते हैं, विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण पत्रों के प्रकारों को समझाइए, ऋण पत्रों के प्रकारों को समझाइए, ऋण पत्रों के प्रकारों को समझाइए। अब देखिए प्रकार आपको प्रॉब्लम देगा, जैसे बंधक ऋण पत्र किसे कहते हैं, ये आ सकता है, जैसे असुरक्षित ऋण पत्र किसे कहते हैं, ये आ सकता है, ठीक है बेटा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे यहां से, तो इनके जो सेकेंडरी नाम है वो भी आप याद रख के करिएगा, ठीक है। हालांकि जब हम लोग अंशों के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे तो उनके सेकेंडरी नामों के बारे में भी जरूर बताएंगे। हाँ बेटा, विशेषता में लक्षण भी पूछ सकता है, तो लक्षण का मतलब वही होता है, प्रकृति का मतलब भी वही होता है। तो चाहे ऋण पत्रों की प्रकृति पूछे, लक्षण पूछे, विशेषताएं पूछे, इनका मतलब एक ही होता है, ठीक है बेटा। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3, अंश पत्र एवं ऋण पत्र में अंतर बताओ। क्या बेटा, अंश पत्र एवं ऋण पत्र में अंतर बताओ। अच्छा, कभी कभी आ जाता है अंश पत्रधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर बताओ, सेम है, बस वहां पे नाम लिख देना है कि वो ऐसा करता है, बस उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, ऋण पत्रों का प्रीमियम के निर्गमन से आप क्या समझते हो। ऋण पत्रों या तो निर्गमन की प्रविष्टियां करो, ऋण पत्रों के निर्गमन पर की जाने वाली प्रविष्टि करो, की जाने वाली प्रविष्टि करो। इसमें थ्योरी कम है बेटा, है ना, इसमें थ्योरी कम है, ठीक है। या ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन से आप क्या समझते हैं, या ऋण पत्रों के प्रीमियम के निर्गमन से आप क्या समझते हैं, कि प्रीमियम पर निर्गमन से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। या तो ऋण पत्रों का बट्टे के निर्गमन से आप क्या समझते हैं, बट्टे के निर्गमन से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। ये थ्योरी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है बस बेटा, इससे अलावा कुछ भी इस चैप्टर पे नहीं पढ़ना है, कुछ भी। मैं एक बार रिवीजन करवाऊंगा, इसको कैसे लिखना है, इसको कैसे लिखना है। ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, इसलिए राइटिंग पे ध्यान मत देना, आप चीजें कॉन्सेप्ट में ध्यान देना, मैं इसीलिए बोल बोल कर भी कर रहा हूं। ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन, ये ऋण पत्रों का बट्टे पर निर्गमन से आप क्या समझते हैं, इनको कैसे लिखना है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर बेटा रही बात इस चैप्टर के सवाल की, तो सवाल आपको ऋण पत्रों का सम मूल्य पर अच्छे से पढ़ लेना है। सवाल अगर बात की जाए तो आपको इसका प्रीमियम का बहुत अच्छे से पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋण पत्रों का जिस तरीके से बट्टे पर निर्गमन किया जाता है, बट्टे पर निर्गमन का सवाल बेटा 101% आएगा। एक तो बट्टे पर निर्गमन का एक सवाल आपका 101% आएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए बेटा, तो इसमें रोकड़ के अतिरिक्त जो अन्य प्रतिफल के बदले निर्गमन है, रोकड़ के अतिरिक्त, जैसे कि वहां पे हमने पढ़ा था
तो यहाँ पे भी एक सवाल आएगा, रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल के बदले अन्य अंशों का निर्गमन। अगर बात की जाए बेटा तो यहाँ पे अदत्त याचना का भी सवाल आएगा, अग्रिम याचना का भी आएगा, लेकिन नहीं आएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अग्रिम याचना नहीं पढ़ने की जरूरत है, नहीं मिलेगा आपको, सॉरी, अल्प अभिधान की मैं बात कर रहा हूँ, तो गलती से निकल गया। अल्प अभिधान का सवाल आएगा, अल्प अभिधान का सवाल आएगा, ठीक है। लेकिन इनमें से भी ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनको पढ़ना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके कवर होंगे बेटा, यहाँ से बेटा बहुत सारे सवाल बेटा आपके कवर होने वाले हैं, ठीक है। अब इनमें से अगर बात की जाए तो बेटा इस चैप्टर से 2 सवाल आएंगे, और इनमें से पूरा मिलाकर के टोटल 2 थ्योरी रहेंगी, कंफर्म है। ऑब्जेक्टिव देखिए बनते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव आपको परीक्षा दिन में भी मिल जाएगा, कितने क्या आना है, कैसे आना है, उसके बारे में चर्चा करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है। तो सवाल जरूर आएंगे, सवाल में एक सवाल इसका कंफर्म रहेगा 101% बट्टे पर, और एक सवाल आपका ये कंफर्म रहेगा। ये चीजें भी आ सकती हैं, सेकेंडरी ऑप्शन है, लेकिन पढ़ के जाना है, ठीक है। सर अगर क्वेश्चन में आ गया कि अदत्त याचना से आप क्या समझते हैं, तो अपन क्या मानेंगे, अपन ये मानेंगे कि ऋण पत्रों वाला है कि अंशों वाला है, तो बेटा आप अंश पत्रों वाला लिख के आओगे। सर अगर क्वेश्चन में आ गया अग्रिम याचना से आप क्या समझते हो, तो हम कौन सा लिख के आएंगे, हम ऋण पत्रों वाला लिख के आएंगे कि अंशों वाला, बेटा वो अंशों वाला ही होगा, ठीक है। सर अगर आ गया मान लीजिए कि अति विधान से आप क्या समझते हैं, तो भाई अति विधान ऋण पत्रों में भी होगा, या न्यून विधान से आप क्या समझते हैं, अल्प विधान, वो यहाँ पे भी होगा, तो अपन क्या मानेंगे, तो बेटा वो सिंपल सी बात है, वो अंश का मानेंगे। सर अगर आ गया कि प्रीमियम के निर्गमन से आप क्या समझते हैं, पहली बात तो ये आएगा नहीं, लिखेगा कि अंशों का प्रीमियम या ऋण पत्रों का प्रीमियम। फिर भी यदि मैं मान लेता हूं कि अगर आ भी गया कि प्रीमियम के निर्गमन से आप क्या समझते हो, तो प्रायोरिटी आपको ऋण पत्र की नहीं अंश पत्र की देनी है। जैसे अगर रोकड़ के प्रतिफल के बदले निर्गमन को समझाइए, इसका मतलब बेटा वो अंशों का ही निर्गमन पूछेगा। जब तक पार्टिकुलर ना बोले कि ऋण पत्र का समझाना है, तब तक ऋण पत्र का नाम लिखना नहीं है। और वैसे भी डेफिनेशन में कुछ फर्क है नहीं, सेम चीज वही है, लेकिन अगर अंश बोल देगा तो अंश लिखना पड़ेगा, ऋण बोल देगा तो ऋण पत्र लिखना होगा। भाई अगर बोल देगा कि अंशों के अल्प विधान से आप क्या समझते हैं, अल्प विधान से, तो अल्प विधान से आप क्या समझते हो, तो आपको अगर बोल दिया ऋण पत्रों के अल्प विधान से आप क्या समझते हो, तो हर बार ऋण पत्र लिखना पड़ेगा कि भाई जब ऋण पत्र निर्गमन किए जाते हैं उससे कम के लिए यदि ऋण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र तो उसे अल्प विधान कहते हैं। लेकिन वास्तव में कभी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए केवल अल्प विधान आएगा, और ऐसी दशा में आपको बेटा केवल और केवल अंश पत्रों के अल्प विधान को मानना पड़ेगा, जो बात आपको समझ में आ चुकी है। क्लियर है बेटा? तो मैं आशा करता हूं कि आपको इन दोनों चैप्टरों में ये सारा कुछ पढ़ना है, पूरे ऑब्जेक्टिव लगाना है, चाहे किसी भी गाइड या किताब के हों। ये दोनों चैप्टर आपके आधार स्तंभ मूल हैं, जो आपको नंबर दिलाएंगे, जो आपको बहुत ज्यादा नंबर दिलाएंगे। और हालांकि आपको तो सारे चैप्टर ही बनने होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो फर्म के समापन की बात हो, चाहे वो आपका शुरुआत का लाभकारी संगठन की बात हो, चाहे वो आप अवकाश ग्रहण की बात हो, सारे चैप्टर आपसे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो चलो यहां तक की अपनी बातें समाप्त करते हैं। कल हम लोग मिलेंगे, पहले इन सारी थ्योरियों के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे और इनके सवालों को भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, समय हमारे पास कम है, इसलिए इन सारी थ्योरियों और सवालों को हम लोग स्पीड में पढ़ेंगे कल से, क्योंकि मेरे पास केवल संडे तक का समय है। मंगलवार से आप सबको पता है कि हम टॉपिक में पहुंच जाएंगे अंश पूंजी वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। ठीक है, और वो क्लासेस कंटिन्यू चलेंगे, उनमें वन डे नहीं चलेगा। मतलब आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास फिर डिले हो सकती है, लेकिन वो क्लास कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि अकाउंट की क्लास यहाँ पे कभी कभी, जैसे कल किसी दिन हम इंग्लिश के लिए लिए, अकाउंट के लिए लिए, वो अभी चल रहा है रिवीजन के समय। लेकिन मंगलवार से जब वित्तीय विवरण का विश्लेषण मैं चालू करूंगा, तो ऐसा नहीं कि मंगलवार को वित्तीय विवरण का विश्लेषण पढ़े तो बुधवार को इंग्लिश और इकोनॉमिक्स पढ़े, तो फिर गुरुवार को नहीं, फिर इंग्लिश का रोटेशन बदलेगा, इकोनॉमिक्स का बदलेगा, लेकिन अकाउंट का फिर नहीं बदलेगा, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ेंगे वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और आगे की अकाउंट, तो मजा आएगा। अब यहां चूंकि रिवीजन हो रहा है, तो यहां पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ओके बेटा, तो चलो ठीक है, बाय एंड गुड नाइट, सी यू। रात में हम लोग मिलते हैं इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर के, तब तक अच्छे से पढ़ो, बाय एंड गुड नाइट।